Hello everyone, I hope you all are fine and you all are welcome to your channel Education and ज्ञान। तो गाइस आज हमारी ये थर्ड क्लास है वर्ब टॉपिक के ऊपर और आज हम इसके बचे हुए सारे रूल्स अपने कंप्लीट करेंगे। ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को अभी तक के जो 10 रूल्स हमने किए हैं समझ आए होंगे। अगर नहीं आए हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिवाइज इट अगेन। तो गाइज चलिए देखिए, हमारा नेक्स्ट रूल है इन सेंटेंसेस देयर इज और देयर आर द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब। कि हमारे जो सेंटेंस है, जैसे देयर इज हमारा सेंटेंस अगर यूज़ किया गया हो और देयर आर है, इनके अंदर आप एक चीज़ देखिए कि इसमें वर्ब जो है हमारी पहले से दी गई है। तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, बल्कि सब्जेक्ट वर्ब को फॉलो करता है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्योंकि आप देख रहे हो कि पहले से ही उसमें वर्ब गिवन है, तो आपको ये देखना होगा कि हमारी वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, देयर इज लिटिल वर्क टू डू, कि यहाँ पर थोड़ा सा काम है करने के लिए। तो देयर इज यानी कि यहाँ पर हमारी वर्ब सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम काम की बात कर रहे हैं, तो हमारा काम भी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और नेक्स्ट है देयर आर मैनी बुक्स टू रीड, कि हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारे बुक्स हैं। तो पढ़ने के लिए बुक्स की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए कि जहाँ पर है कि देयर आर यानी कि बहुत सारी चीज़ें, प्लूरल की बात हो रहा है, तो हमारा जो बुक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो भी प्लूरल हो गया है। यहाँ पर बुक नहीं, बुक्स का यूज़ किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पर देयर इज़ और देयर आर आया हो, तो आप अपने सब्जेक्ट को उसमें दी हुई वर्ब के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल बनाएंगे। अगर इस सेंटेंस में आर की जगह इज होता तो हम लिखते देयर इज अ फ्यू बुक्स टू रीड, या फिर लिख सकते हैं कि देयर इज अ बुक टू रीड, कि इसके अकॉर्डिंग कि हम यहाँ पर एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट इम्प्लाई मोर देन वन पर्सन। कलेक्टिव नाउन होता है जब एक समूह की बात की जा रही है, जब दो से ज़्यादा लोग हो, यानी कि बहुत सारे लोगों की या बहुत सारी चीज़ों की बात की जा रही हो, जो दो से ज़्यादा हैं उनकी बात की जा रही हो। तो ये क्या कह रहा है, देन वन पर्सन बट आर कंसिडर्ड सिंगुलर, कि इनका यूज़ किया जाता है एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा लोगों के लिए हम कलेक्टिव नाउन का यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हमेशा सिंगुलर के रूप में कंसिडर किया जाता है। यानी कि इसके अंदर जिस भी चीज़ को इंक्लूड किया जाता है, 10 चीज़ है, 11 चीज़ है, या फिर 5 लोगों का, 6 लोगों का जो एक पूरा ग्रुप है, तो उसको हम एक चीज़ में काउंट करते हैं, यानी उन सबको हम इकट्ठा करके और एक बोलते हैं। अब जैसे कुछ वर्ड्स हैं, ग्रुप, टीम, कमेटी, फैमिली, क्लास। तो अब देखिए जैसे टीम, अब टीम क्या होती है, एक टीम यानी कि जिसके जो मेंबर्स हैं कि वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो उसमें 7 है चाहे वो 8 लोग हैं, तो जब उन उन सबको मिला के जब एक टीम बनाई जाती है तो उसको क्या है कि हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप एक की अलग अलग लोगों की बात नहीं कर रहे हो, बल्कि उसमें पूरा रिलेट किया जा रहा है। अब मान लीजिए कि अगर आपकी एक टीम है, आप 7 लोग हो और उसमें से आप कोई गेम खेल रहे हो और उसमें अगर एक बंदा अगर आपका आउट हो जाता है, तो क्या है कि पूरी टीम को आउट माना जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक के स्कोर आते हैं 10, दूसरे के स्कोर आ रहे हैं उसमें 15, तो उनको अलग अलग स्कोर तो नहीं किया जाता है ना, उनको जब मिला देते हैं कि ये एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, ये लोग एक ही, इनका जो है मेन थीम जो है इनकी वो एक ही चीज़ है, सबका फोकस एक काम के ऊपर है, तो यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो एक यूनिट हो जाती है। तो ऐसे वर्ड्स जिसमें हम बात बहुत सारे लोगों की करते हैं, जिसमें 2 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उनकी बात की जाती है, लेकिन उनको हम हमेशा सिंगुलर के अंदर काउंट करते हैं। अब कमेटी में भी बहुत सारे लोग होते हैं, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जहाँ पर बहुत सारे लोगों की एक चीज़ के ऊपर सहमति हो या फिर एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो उसको हम फिर
उन सबको एक ग्रुप के रूप में, एक यूनिट के रूप में, सिंगुलर नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। उनके लिए हम वर्ब सिंगुलर यूज़ करते हैं। अब फैमिली है, फैमिली में मेंबर्स होते हैं। अब वो अलग अलग तो नहीं हो सकते, परिवार वही होता है जिसमें सब लोग इकट्ठा हों, तो उसको हम फैमिली बोलते हैं। कि एक परिवार के लोग, यानी कि एक जगह के वो लोग जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं किसी तरीके से, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या उनकी किसी एक चीज़ को लेके सबकी एक जैसी राय हो। द ग्रुप मीट्स एवरी वीक, कि जो ग्रुप है वो हर हफ्ते मिलता है। अब यहाँ देखिए, मीट हमारी जो वर्ब है उसको मीट्स यानी कि एक सिंगुलर रूप में यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप की बात कर रहे हैं और ग्रुप हमारा कलेक्टिव नाउन है लेकिन एक सिंगुलर नाउन है। ऐसे ही अगर हम लिखते हैं जो क्लास है वो, द क्लास इज गोइंग टू द टूर ऑफ दिल्ली, कि जो क्लास है वो दिल्ली के टूर पर जा रही है। तो यहाँ पर क्लास में अब अलग अलग बच्चे तो काउंट नहीं है ना। अब मान लीजिए कि 7th क्लास है, तो 7th क्लास में चाहे 30 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, वो सबके सब एक ही जगह के, एक क्लास के बच्चे हैं, तो उनको आप अलग अलग नहीं, एक ही जगह काउंट करते हैं। क्लास हमारा सिंगुलर नाउन है, कलेक्टिव बट सिंगुलर नाउन है, और इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। लेट्स सी, अब नेक्स्ट रूल है, ऑलवेज यूज प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब आफ्टर मैनी, बोथ, सेवरल। ये कह रहा है कि जहाँ पर भी ये वर्ड्स दिए, मैनी वर्ड दिया है, बोथ है, सेवरल है, जहाँ पर भी ये वर्ड्स आए हों तो वहाँ पर हमारा जो नाउन है वो भी प्लूरल ही यूज़ होगा, और हमारी जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही यूज़ की जाएगी, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। अब मैनी, मैनी यानी कि बहुत सारे, तो जब बहुत सारे की बात हो रही है तो यानी कि वो प्लूरल चीज़ है। अब बोथ यानी कि दो लोग, अब एक से ज़्यादा है, बोथ दो लोगों की बात हो रही है तो भी हम प्लूरल है। सेवरल, सेवरल यानी कि बहुत सारे, एज मैनी एज सेवरल, कि काफ़ी सारे लोगों की बात की जा रही है। तो जब बहुत ज़्यादा लोगों की बात होती है, दो से ज़्यादा लोगों की बात होती है, और जहाँ पर ये वर्ड्स आए हों तो हमारा नाउन और हमारी वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। अब जैसे एग्जाम्पल है, मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग, कि बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं। तो मैनी वर्ड आया हुआ है, मैनी यानी कि ज़्यादा है, एक की बात नहीं हो रही, ज़्यादा की बात हो रही है। तो फिर हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा नाउन है बॉयज़, ये प्लूरल है, और हमारी जो वर्ब है इसके अकॉर्डिंग फिर वो भी प्लूरल ही आएगी। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सेवरल टॉपिक्स आर गिवन टू होमवर्क, कि होमवर्क के लिए बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। तो सेवरल क्या है कि ज़्यादा की बात हो रही है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है वो भी प्लूरल फॉर्म में है, हमारा जो नाउन है वो प्लूरल है। यहाँ पे सेवरल टॉपिक नहीं है, सेवरल टॉपिक्स है, कि बहुत ज़्यादा की बात हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब भी प्लूरल है। यानी कि अगर सेवरल जहाँ आया है, मैनी आया है, बोथ आया है, तो वहाँ हमारा सब्जेक्ट जो होगा या फिर हमारा जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। और एक सिंपल सी बात है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा नाउन अगर प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में ही आएगी। नेक्स्ट देखिए, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स और नाउन आर एडेड विद, एज वेल एज, विद, together with, along with, like, unlike, including, excluding, besides, कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स गिवन हैं और नाउन आर एडेड विद, कि अगर दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट या फिर नाउन को जब हम इन वर्ड्स के साथ ऐड करते हैं, कि एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बिसाइड्स, तो यानी कि जब दो से ज़्यादा, दो को या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट या फिर नाउन को अगर इन वर्ड्स के साथ जोड़ा जाता है,
जब भी हम इनके साथ जोड़ते हैं, वी विल यूज़ वर्ब एज फर्स्ट सब्जेक्ट। तो हमारी जो वर्ब होगी उसको हम हमारे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे। यानी कि जहाँ पर ये वर्ड्स होंगे वहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट गिवन होंगे, और जहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट इन वर्ड्स के साथ गिवन है तो हमारी जो वर्ब है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि दूसरे के अकॉर्डिंग। लेट्स सी द एग्जाम्पल। सीता as well as her friends is working in the garden। यानी कि सीता के साथ साथ उसकी दोस्त भी गार्डन में काम कर रही है। तो जैसा हमारा रूल है कि जहाँ पर भी सेंटेंस दिए गए हों, एज वेल एज है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, लाइक है, बिसाइड्स है, एक्सक्लूडिंग है, अनलाइक है, इंक्लूडिंग है, तो जहाँ पर भी ये वर्ड्स दिए गए होंगे तो हमारा जो वर्ब है वो हमारे पहले सब्जेक्ट, यानी कि आपको एक सब्जेक्ट इन वर्ड से, इन फ्रेज से पहले दिया गया होगा और एक सब्जेक्ट इनके बाद में दिया गया होगा। तो यहाँ पर सीता और हर फ्रेंड्स 2 सब्जेक्ट हैं, और एज अकॉर्डिंग टू आवर रूल हमें इन फ्रेज के अकॉर्डिंग जो इनके बीच में यूज़ हुए हैं, इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है सीता वो सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। आप ध्यान रखेंगे कि इन फ्रेजेस के साथ में हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है, if sentence starts from a number of then the verb and noun will plural। कि जहाँ पर भी एक सिंपल मैं आपको यहाँ समझाती हूँ कि जहाँ पर आपको ये 2 चीज़ें दी गई हों कि अ नंबर ऑफ, कि जहाँ पर भी अ नंबर ऑफ दिया गया हो सेंटेंस के अंदर, तो हम हमेशा जो हमारी वर्ब होगी और हमारा जो नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होंगे। आपको याद रखना है जहाँ पर अ नंबर ऑफ आया हुआ होगा तो हम प्लूरल वर्ब और प्लूरल ही नाउन का यूज़ करेंगे, लेकिन जहाँ पर द नंबर ऑफ आया होगा तो वहाँ पर हमारी वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी, लेकिन हमारा जो नाउन है वो प्लूरल यूज़ किया जाएगा। ये एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा आसानी से। A number of boys are playing and the number of boys is absent today। तो ये देखिए एक सिंपल सी चीज़ इन दोनों को याद रखने की ये भी है कि अ नंबर ऑफ का यूज़ हम डेफिनेट के लिए करते हैं, यानी कि जिस चीज़ के जो निश्चित है कि हाँ हमें पता है, मान लीजिए कि बॉयज़ की संख्या है, अब ये सेंटेंस हमारा एग्जांपल है, अ नंबर ऑफ बॉयज़ आर प्लेइंग, कि बहुत सारे लड़के जो हैं वो खेल रहे हैं। अब जो लड़के खेल रहे हैं वो डेफिनेट है कि भी बहुत सारे लड़के हैं और हम उनको काउंट भी कर सकते हैं। तो यानी कि जब एक चीज़ आपके पास डेफिनेट फॉर्म में है, जब आपको पर्टिकुलर उसके बारे में पूरे तरीके से पता है, तो आप उसके साथ अब हमारी प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। और द नंबर ऑफ का यूज़ होता है जो चीज़ डेफिनेट नहीं है, यानी कि आपको पक्का नहीं पता कि जो आपके सामने वो उतना ही है या कम है या फिर ज़्यादा है। तो सेकंड है द नंबर ऑफ बॉयज़ इज
एब्सेंट टुडे, कि काफ़ी सारे लड़के जो हैं एब्सेंट हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने लड़के एब्सेंट हैं, 2 हैं 4 हैं, हमें ये नहीं पता। बस हमने एक अपनी तरफ से आइडिया लगाया कि हमें काफ़ी सारे लड़के एब्सेंट हैं, हमें उनकी निश्चित संख्या का नहीं पता है कि वो कितने हैं। तो जहाँ पर आपको, आप सिंपली देख सकते हो कि जहाँ आपको ये ना पता हो कि वो चीज़ डेफिनेटली कितनी है, जब आप वो इनडेफिनेट आपके सामने दी गई है, आपको नहीं पता वो कितना है, तो उसके लिए आप जो है द नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। और सिंपली भी आप याद रख सकते हैं कि जहाँ पर अ नंबर ऑफ होगा तो वहाँ पर हमारी वर्ब प्लूरल होगी, और जहाँ पर द नंबर ऑफ होगा वहाँ पर हमारी वर्ब सिंगुलर होगी और हमारा नाउन जो है वो प्लूरल होगा। अ नंबर ऑफ में हमारा नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होंगे। द नंबर ऑफ में हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी बोल सकते हो कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा, और हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी। अब नेक्स्ट रूल देखिए, अ पेयर ऑफ विल यूज सिंगुलर वर्ब, कि जिस सेंटेंस के अंदर ये फ्रेज आया हो अ पेयर ऑफ, तो जहाँ पर भी अ पेयर ऑफ आया हुआ होगा वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है, माई स्पेक्टेकल्स आर न्यू एंड अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स इज इनफ फॉर मी। तो ये क्या कह रहा है, जैसे स्पेक्टेकल्स चश्मे हैं, ऊपर वाला सेंटेंस कह रहा है कि माई स्पेक्टेकल्स आर न्यू, कि जो मेरे स्पेक्टेकल्स हैं, मेरे जो चश्मे हैं वो नए हैं। और नीचे वाले में क्या कह रहा है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, कि जो मेरे चश्मे का जो जोड़ा है इज़ इनफ फॉर मी, कि एक जोड़ा स्पेक्टेकल्स का, चश्मे का मेरे लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, कि जो स्पेक्टेकल्स है उसके आगे हमने यूज़ किया है, हमारा फ्रेज यूज़ किया गया अ पेयर ऑफ। अ पेयर ऑफ का मतलब है एक चीज़, एक जोड़ा, यानी कि जो 2 चीज़ें हैं, जो 2 अलग अलग चीज़ें हैं उनको एक बना देना। तो अ पेयर ऑफ उस चीज़ को जो डबल है, जो हमारी प्लूरल फॉर्म में है, अ पेयर ऑफ उसको सिंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, वो उसको एक चीज़ के रूप में प्रेजेंट करता है। और जहाँ पर एक चीज़ की बात की जा रही हो, एक जोड़े की बात की जा रही है, तो वहाँ पर हमारी वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ की जाएगी। अब जैसे सीजर्स है, एक तो हम नॉर्मल लिखते हैं सीजर्स, और एक हम लिखें अ पेयर ऑफ सीजर्स इज वैल्यूएबल। और यहाँ पर हम लिखें कि सीजर्स और वैल्यूएबल, कि जो कैंची होती है वो बड़ी वैल्यूएबल होती हैं, कैंची हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो वैल्यूएबल होती हैं। और दूसरा हमने लिखा है कि कैंची का एक जोड़ा हमारे लिए वैल्यूएबल है। तो यहाँ पे क्या किया है कि जो अलग अलग जो 2 चीज़ें थी, कैंची में जो 2 चीज़ें हैं उनको जोड़ के एक बना दिया गया है, और एक चीज़ के लिए हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो जहाँ पर भी अ पेयर ऑफ सेंटेंस में दिया गया होगा वो हमारा सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा। नेक्स्ट रूल, फॉर स्पेसिफिक अमाउंट्स, क्वांटिटी और डिस्टेंस वी विल यूज सिंगुलर वर्ब, कि जहाँ पर हमें पता होगा कि हमारे जो अमाउंट है या फिर किसी चीज़ की जो क्वांटिटी है या फिर डिस्टेंस है कि भाई कितने किलोमीटर आपने तय किया है, जब आपको डेफिनेटली पता है उसके बारे में तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको वो चीज़ क्लियर नहीं है तो हमारी जो वर्ब होगी वो प्लूरल हो जाएगी। तो अब इस सेंटेंस में 5 रुपीज़ इज़ सफिशियंट फॉर मी, कि 5 रुपये मेरे लिए बहुत है। तो यहाँ जो क्वांटिटी है, अमाउंट है हमारे, कि कितने रुपए हैं, 5 रुपये है, डेफिनेट है, हमें पता है कि हमारे पास जो अमाउंट हमारे पास है वो कितनी है। तो जब वो डेफिनेट है हमारे पास, हमें उसके बारे में पता है कितना है, तो हम उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अब अगर हम लिखें 5 किलोमीटर इज़ इनफ फॉर वॉक, कि 5 किलोमीटर जो है वो वॉक के लिए बहुत है। तो यहाँ पर कितनी बात कर रहे हैं, 5 किलोमीटर।
हमें दिया हुआ है कि ये निश्चित है कि 5 किलोमीटर हमारे लिए इनफ है, तो यहाँ पर जब हमें डेफिनेटली एक चीज़ के बारे में पता है, वो स्पेसिफाई कर रहा है उस चीज़ को, तो हमारी वर्ब जो वो सिंगुलर होगी। और अगर एक दूसरा लिखे हम 1000 of kilometers are covered by me, कि हजारों किलोमीटर जो मेरे द्वारा तय किया जा चुका है। तो यहाँ पे कह रहे हैं हजारों, मतलब डेफिनेट नहीं है, उसे ये नहीं पता कि वो कितने किलोमीटर की बात कर रहा है एग्जैक्टली कि कितना है, 5 10, ये बोल रहा है कि हजारों किलोमीटर जो वो मेरे द्वारा तय किया जा चुका है। तो ही डजेंट नो हाउ मच ही हैज़ कवर्ड द डिस्टेंस। तो यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है, डेफिनेट नहीं है। तो जो चीज़ डेफिनेट अगर नहीं है तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर वो स्पेसिफिक है, जो डेफिनेट है, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर 5 की जगह 1000 ऑफ रुपीज़, अ लॉट ऑफ रुपीज़ दिया हुआ अगर होता, तो हम यहाँ पर इसकी जगह आर का यूज़ करते। नेक्स्ट है द सेंटेंस स्टार्ट विद नेगेटिव एडवर्ब्स, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब विल यूज, लेटर द सब्जेक्ट। ये कह रहा है कि जब एक सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब के साथ स्टार्ट होता है, नेगेटिव कौन सी होती है, जिसके अंदर ना को यूज़ किया जाता है, नो फॉर्म को यूज़ किया जाता है। तो ये कह रहा है कि जहाँ पर भी सेंटेंस के शुरू में ही नो वर्ड का यूज़ किया गया हो, नेगेटिव वर्ड का अगर यूज़ किया गया है, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब विल यूज़। तो सेंटेंस में हम उस नो वर्ड के बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। कहने का मतलब है कि जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस दिया है, तो वहाँ पर आप अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही अगर आपको एक नेगेटिव वर्ड दिया गया है, तो उसके बाद सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। अब जैसे ये है, नो सूनर डिड I reached the station then the train started। ये कह रहा है कि नो सूनर, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव वर्ड दिया गया है स्टार्टिंग में ही, और अकॉर्डिंग द रूल इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो नो सूनर डिड, कि इतना जल्दी नहीं, डिड आई। अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद दिया गया है, आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड, कि मैं पहुंचा भी नहीं था कि जो ट्रेन है वो शुरू हो चुकी थी। तो याद रखिए, अगर कहीं पर कोई भी नेगेटिव वर्ड सेंटेंस के शुरुआत में ही दिया गया है, तो उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। ये कुछ वर्ड्स हैं, नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली, इन नो केस, नेवर, लिटिल। लिटिल का मतलब होता है बहुत थोड़ा, जिसमें काम नहीं चलने वाला, तो ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड ही है। तो जहाँ पर भी ये वर्ड्स दिए गए हों, तो उनके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारे सब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि रूल्स कभी भी कहीं से भी निकल के आ सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल्स कर रहे हैं किसी बुक से, और उसमें कुछ नई चीज़ आपको दी गई हो, वो वर्ब से रिलेटेड हो सकती है, नाउन से, किसी भी चीज़ से हो सकती है। तो अगर बीच में कुछ ऐसे और अलग से हमारे रूल आएंगे एक्सरसाइज के अंदर, तो हम आपको वो भी बताएंगे। और ये हमारा लास्ट रूल है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म टू, डज, डिड और मॉडल्स। जहाँ पर भी डू, डज, डिड और या फिर मॉडल्स हमारे कैन, मे, माइट, कुड, शुड, विल, शैल, ये सब आए हुए हों, मस्ट है, तो ये सब आए हुए हों, तो वहाँ पर हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये हमारे टेंस के रूल्स हैं जो हमें शुरू में बता दिए जाते हैं। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारी जो पूरी ग्रामर है वो टेंस के ही इर्द गिर्द घूमती है। हमारी पूरी ग्रामर में कुछ नहीं है, हर जगह टेंस का ही एक यूज़ है। ये सब कुछ हमारे जो बोलते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच है, हमारे ये जो एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये जो हमारी वर्ब है, ये सब के सब
टेंस के ही रूल्स हैं, टेंस को ही बांटा गया है, ये टेंस के चारों तरफ ही घूमते हैं। जिस बच्चे को टेंस अगर नहीं आते हैं तो वो इन चीज़ों को समझ नहीं सकता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है टेंस को सीखना। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में टेंस इसलिए नहीं करवाए क्योंकि टेंस जो है सिर्फ कॉपी से समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। तो जैसे ही मैं वापस घर जाऊंगी, जब मेरे पास बोर्ड होगा, आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगी सारी चीज़ें, तब मैं आपको बोर्ड पर टेंस का एक एक रूल अच्छे तरीके से समझाऊंगी, एग्जाम्पल के साथ भी। पूरे अच्छे तरीके से करेंगे हम टेंस को, इसलिए मैं अभी नहीं करवा रही हूँ। तो तब तक के लिए होप यू विल मैनेज। तो देखिए कि जहाँ पर भी हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पर भी डू, डज, डिड या फिर हमारा कोई भी मॉडल आया हुआ हो, तो वहाँ पर हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि कैन के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है, लेकिन कुड तो पास्ट फॉर्म हो जाती है। कुड इज़ नॉट द पास्ट फॉर्म, कुड इज़ अ मॉडल। और मॉडल्स कुड है, वुड है, शुड है, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। और वो सेंटेंस देखा जाता है कि वो सेंटेंस के अंदर एज अ मॉडल यूज़ किया गया है या फिर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है। सेकंड है वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आती है। जहाँ पर भी आपको सेंटेंस में अगो, लॉन्ग अगो, यस्टरडे, लास्ट डे दिए गए हों, यानी कि ये वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में आए हो, लास्ट, यस्टरडे, लॉन्ग अगो, अगो, इनका क्या मतलब है कि ये पास्ट की बात कर रहे हैं। अगो की बहुत टाइम पहले, लॉन्ग अगो बहुत मतलब कि बहुत टाइम पहले, यस्टरडे यानी कि कल, लास्ट भी यानी कि कल या फिर उससे पहले वाला जो कल था, परसों, कुछ भी काउंट कर सकते हो। जहाँ पर भी सेंटेंस में ये वर्ड दिए गए हों तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्ब थर्ड फॉर्म हैज़, हैव, हैड, यानी कि हमारा जो परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, हमारे तीनों परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। विल हैव, शैल हैव, मॉडल प्लस बी। अब देखिए वहाँ सिर्फ मॉडल्स की बात कर रहा है कि जहाँ पर मॉडल्स होंगे वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन जहाँ पर मॉडल्स के साथ आपको बी लगा हुआ मिलेगा, कैन बी, कुड बी, मस्ट बी, मे बी, माइट बी, जहाँ पर भी आपको मॉडल के साथ बी लगा हुआ मिलेगा वहाँ पर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। और हमारे जो पैसिव वॉइस होती है उसके अंदर भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। एंड रिमेंबर, everything is based on the tense, everything is related to the rules of the tense. It's all the grammar, all the topics of a grammar is a part of tense. They all related to the tenses in some way. Verbs also related to the tense, or modals are used in that, or forms are used, their superlative degree etc, all are used in the tenses. Or subject and object that are related to everything, they also come from the tense. The time comes from the tense, so everything is related to the tense. So you need to work on your tenses and to learn them in a very proper way. Don't try to rote learning, don't try even to rote them. Just understand the what is the tense, what is the concept of the tenses, how the rules are working on the sentences. So we will do the tenses, but on the board, not from the copy. So तब तक के लिए आप लोगों को समझ आ गए होंगे हमारे जो वर्ब के जो रूल्स हैं वो यहाँ पर फिनिश होते हैं। और अगर कोई और नई चीज़ निकल के आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर समझाऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Don't forget to subscribe and share the channel. I will not ask you to like, because if you are watching the video, if you are sharing it, and if you are subscribing the channel, it is the more than your one like. So guys, just share it, just watch it, understand the rules, try to work on them, and if you are not able to understand anything, you can ask me again and again. So I will hope that you guys will share the video about the 50 times. One person, not about one person is sharing the video as to the 20%. I will think that I'm working good and my work is also good. You are doing it very properly, you are also understanding my work, the rules and
everything that I'm telling to you and teaching you. So guys, please share and tell your friends, tell your siblings, tell them, tell your relatives, your cousins who are studying or who want to study. So tell them that you can do it easily. So please share it, subscribe the channel, and also comment me that you like it or not. So thank you so much. Bye bye.